हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट 2021 एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और यहाँ पर देख सकते हैं यह एग्ज़ाम 23 जनवरी 2022 को हुआ था और आज की क्लास पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी जूनियर दोनों छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं, सभी छात्रों के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल रियल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था यूपी टेट एग्जाम में, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, बुद्धि, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो आपका मौलिकता है, नमनीयता है और जो प्रवाह है यह सृजनात्मकता के घटक हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें बी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। चार ऑप्शन दिया गया है, थॉर्नडाइक दिया गया है, पावलोव दिया गया है, स्किनर दिया गया है, कोहलर दिया गया है। तो जो आपका यहाँ पे कुत्ता पर जो प्रयोग था वह पावलोव ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग है वह बिल्ली पर किए थे, आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिए थे, यह पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आपके बीएफ स्किनर हैं और जो बीएफ स्किनर हैं उन्होंने जो अपना प्रयोग है वह चूहा पर भी किया था और कबूतर पर भी किया था, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा कोहलर हैं, कोहलर जो अपना प्रयोग है वह वनमानुष पर किए थे, वनमानुष पर किए थे। एक चिंपैंजी था और जिसको बंदर भी बोलते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे बी वाला राइट आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि कुत्ता एक विषय था, तो यह पावलोव का हो जाएगा। और इसके अलावा जो पावलोव थे उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी दिए थे, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। चार ऑप्शन है, सृजनात्मकता है, अनुप्रयोग है, समझ है और समस्या समाधान है। देखिए जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान है इसका जो प्रयोग है वह समस्या समाधान के शिक्षण हेतु किया जाता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। चार ऑप्शन दिया गया, 12, 14, 15, 10। तो मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति है उसकी संख्या 14 है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे जैसे आपका है पलायन, पलायन का मतलब होता है भागना, यह क्या है, मूल प्रवृत्ति हो जाएगा। इसके बाद दूसरी है युयुत्सा है, तीसरी आपका यहाँ पर देखेंगे निवृत्ति हो जाएगा, चौथा हो जाएगा पुत्र कामना, पांचवा शरणागति है, छठवां जिज्ञासा हो जाएगा, सातवां काम है, आठवां आत्मस्थापना है, नौवां दैन्य हो जाएगा और जो 10वां है वह समूह प्रवृत्ति हो जाएगा, 11वां भोजनान्वेषण है, 12वां संग्रह हो जाएगा, 13वां रचना और 14वां हास्य। तो इस तरह से देखेंगे मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 बताए हैं, या आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न की कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए चार ऑप्शन भी दिया गया, व्यक्तित्व का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर दिया गया, कोहलर यहाँ पर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोहलर ने जो आपके यहाँ पे अंतर्दृष्टि सिद्धांत है दिए थे, तो यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और कोहलर जो अपना प्रयोग था वह वनमानुष पे, चिंपैंजी था, बंदर था, उस पे किए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शैशव काल का समय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे।
जो शैशव काल होता है उसका क्या समय है? तो शैशव काल हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 से लेके 2 वर्ष। 0 से लेकर के 2 वर्ष इसको बोलते हैं कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें बी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपको याद रखना है जो शैशव अवस्था होती है या जो शैशव काल होता है वह जन्म से लेकर के 2 वर्ष होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है जो कि 2 से लेकर के 6 वर्ष रहती है। उसके बाद देखेंगे मध्य बाल्यावस्था होता है। मध्य बाल्यावस्था लगभग आपका यहाँ पे 6 से 12 वर्ष रहती है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पूर्व किशोरावस्था है जो कि 13 से 14 वर्ष के बच्चों को बोला जाता है। जो मध्य किशोरावस्था होती है उसमें जो बालक रहते हैं 17 से 18 वर्ष तक के रहते हैं। उत्तर किशोरावस्था 19 से 20 वर्ष के बच्चे रहते हैं, बालक रहते हैं। तो याद रखेंगे मेन यही है शैशवावस्था जो कि 0 से 2 वर्ष है। अगला, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा, निर्देशन। अधिगम हेतु, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग हो जाएगा। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा हो जाएगा। अभिप्रेरणा दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से व्यक्तित्व मापन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि विकास की पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है निम्न में से किसने दिया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो जीन पियाजे हैं वह विकास जो संज्ञानात्मक विकास है उसको 4 अवस्था में बांटे थे। तो आपको याद रखना है 4 अवस्था में देखेंगे। पहली थी संवेदी गामक अवस्था थी, और जो संवेदी गामक अवस्था थी वह आपकी जन्म से लेकर के या 0 से लेकर के 2 वर्ष की थी। तो इसको याद रख लेंगे। दूसरी उन्होंने अवस्था बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था जो कि आपका था 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था थी। उसके बाद तीसरा उन्होंने बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताए थे जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। उसके बाद चौथा उन्होंने बताया था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताए थे जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष की होती है। तो याद रखेंगे, बस इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वह जीन पियाजे ने दिया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन है, चारों पढ़िए उसके बाद आंसर करिए। ब्लूप्रिंट की बात किया गया। ब्लूप्रिंट हो जाएगा परीक्षण निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्लूप्रिंट का जो प्रयोग है वह परीक्षण निर्माण के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। ब्लूप्रिंट में क्या क्या होता है? ब्लूप्रिंट में एक प्रारूप तैयार किया जाता है, प्रिंट तैयार किया जाता है, उसके बाद सवालों के जवाब तैयार किए जाते हैं, प्रश्न पत्र का जो कोटरामाणीकरण होता है उसको किया जाता है, प्राप्त अंक और अंकन योजना बनाया जाता है, प्रश्नवार की तैयारी की जाती है। तो ये सब आपका यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट होता है उसमें किया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है इसको स्किनर ने दिया था। स्किनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और एक पॉइंट और याद रख लीजिए कि जो BF स्किनर थे उन्होंने अपना प्रयोग चूहा और कबूतर पर किए थे।
निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि है उसके जो प्रतिपादक हैं वह कैटेल हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र सी को चूज कर रहे हैं राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि औसत बुद्धि वाले बालकों का जो बुद्धि लब्धि स्तर है वह कितना होगा? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से लेकर के 109 तक होगा। जो यहाँ पे औसत बुद्धि है, औसत बुद्धि का मतलब हो जाएगा आपका जो सामान्य बुद्धि वाले बच्चे हैं, जो एवरेज वाले बच्चे हैं, उनका यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि रहता है वह 90 से लेकर के यहाँ पे 109 तक रहता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इसमें देख लीजिए यहाँ पे आपको याद रखना है जो मंद बुद्धि वाले बालक रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो उनकी जो बुद्धि लब्धि रहती है वह 80 से लेकर 89 तक रहती है। तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा 2-3 और हैं, उसको भी इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिए। अगर 140 से ज़्यादा है, 140 से लेकर के अगर 200 के बीच बुद्धि लब्धि आ जाती है तो यह देखेंगे प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे। यह प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आपको याद रखना है। अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होंगे उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो 140 से ऊपर होगी, तो यह याद रखिएगा। अगर सामान्य बुद्धि पूछा जाएगा तो 90 से लेके 109 तक बता दीजिएगा। अगर आपसे मंद बुद्धि पूछ दिया जाता है तो 80 से 89 तक बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो जड़ बुद्धि वाले हैं, तो जड़ बुद्धि वालों का 25 से नीचे रहती है। जिनकी बुद्धि जड़ रहती है, जड़ बुद्धि, उनका 25 से यहाँ पे क्या होता है, नीचे रहता है। इसके अलावा मूर्ख भी होते हैं। जो मूर्ख रहते हैं बच्चे, उनकी यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि रहता है उसका जो स्तर रहता है 50 से लेकर के 59 तक रहता है। ये मूर्ख वाले बच्चे होते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल, प्रयास और जो भूल या जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि थार्नडाइक ने किया था। सीखने में जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है थार्नडाइक ने दिया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसी को एस.आर. सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा पावलोव भी दिया गया। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिए थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदना को अर्थ प्रदान करना होता है वह प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। स्पीयरमैन ने बताया था कि जो बुद्धि है वह 2 कारक से मिलकर के बना हुआ है। उसमें उन्होंने बताया था कि जी फैक्टर, एक तो उन्होंने जी फैक्टर को बताया, दूसरा उन्होंने बताया था यस फैक्टर। यस फैक्टर उन्होंने बताया था। जो जी फैक्टर था वह सामान्य योग्यता कारक था और जो आपका यहाँ पे यस फैक्टर था वह स्पेसिफिक फैक्टर था, विशिष्ट योग्यता कारक। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर यश जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो 12 से 16 वर्ष के जो बालक थे उनके लिए यहाँ पे हिंदी में डॉक्टर यश जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण बनाया था, जो कि यहाँ पे बी में दिया गया। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गाल्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का जो केंद्रीकरण है अवधान है, यह कथन किसका है? किसने कहा था? यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह डम्बिल हैं, उनकी यहाँ पे है परिभाषा। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 यहाँ पे 14 यहाँ पर दिया गया है, 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। यहाँ पे गलत लिखा गया है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से यहाँ पे किसने वर्गीकृत किया? तो यह तो स्टार्टिंग में प्रश्न मिला था। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि मैकडूगल ने। मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्ति उसका 14 प्रकार बताया था। तो यहाँ पर मैकडूगल होगा। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
BF स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वह अनुकरण, इमिटेशन जो नकल होता है उसके माध्यम से और प्रबलन के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया या कथन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, या क्रो एंड क्रो ने कहा था, क्रो एंड क्रो। तो यहाँ पर डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कैनन ने किया था, कैनन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसने पाठ योजना की जो पंच पद प्रणाली है उसको प्रतिपादित किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो आप लोग बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे, बीटीसी किए होंगे, तो उसमें देखेंगे आप लोग लेसन प्लान बनाए होंगे, उसी के बाद किया जा रहा है। तो जो लेसन प्लान की जो पंचपद प्रणाली है उसका जो प्रतिपादन है हर्बर्ट ने किया था, हर्बर्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और इनकी जो पंचपद प्रणाली थी उसमें देखेंगे सबसे पहले आप लोग प्रस्तावना लिखते थे, उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते थे, उसके बाद तुलना करते थे, व्यवस्था के बारे में लिखते थे, मूल्यांकन लास्ट में करते थे। तो यही 500 पान है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र जो परिस्थिति होती है उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा हरलाख ने कहा था। हरलाख ने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन जो विशेषताएं होती हैं और जो नवीन योग्यताएं होती हैं वह प्रकट होती हैं। तो हरलाख बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोगों को प्रयास करना है और इसका राइट आंसर करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो विकास का यहाँ पे सिद्धांत है उसमें देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत आ जाएगा, निरंतर विकास का सिद्धांत आ जाएगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत आ जाएगा। यह तीन तो आपके आ जाएंगे। यहाँ पे जो परस्पर वाला है यह भी आ जाएगा, जो निरंतर दिया गया यह भी आ जाएगा और जो समान प्रतिमान दिया गया यह भी आ जाएगा। इसके अलावा देखेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत आता है, विकास क्रम का सिद्धांत भी इसी में आता है और वंशानुक्रम और जो वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत वह भी इसी में आता है। तो विकास के ये सब सिद्धांत हैं, लेकिन जो सी में दिया गया सी वाला नहीं है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शारीरिक विकास का एक जो प्रमुख नियम है वह द्रुतगामी विकास का नियम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो बालक होते हैं उनका जो सामाजिक विकास है, सामाजिक विकास को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनमें आप उनका सामाजिक परिवेश जन्य जो तत्व होते हैं वह आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि युयुत्सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। युयुत्सा क्या है, युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि जो मैकडूगल थे उन्होंने जो मूल प्रवृत्ति है उसकी संख्या 14 बताए थे और उन्हीं 14 में यह भी युयुत्सा भी आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हिंदी के प्रश्न है और सब यूपी टेट में पूछा गया है और रिसेंटली अभी पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि उपत्यका का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उपत्यका का अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पे पर्वत के जो पास की भूमि होती है उसको उपत्यका कहा जाता है। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उपसर्ग देखेंगे शब्दों में आगे लगे होते हैं, जो प्रत्यय होते हैं शब्दों में पीछे लगे होते हैं। उपसर्ग की बात किया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अति धन अंत से बनता है अत्यंत।
तो इसमें क्या होगा, अति उपसर्ग हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। श यहाँ पे जो ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु हो जाएगा, ताल हो जाएगा, तालु दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। सबसे पहले याद रख लीजिए जो पूरा का पूरा क वर्ग होता है, क वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद ताल होता है, तालु में पूरा का पूरा च वर्ग आ जाता है, च वर्ग में जो 5 वर्ड हैं उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। उसके बाद देखेंगे आपका मूर्धा होता है, मूर्धा में आपका यहाँ पे पूरा ट वर्ग आ जाता है, ट वर्ग के जो 5 वर्ड हैं उनका उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य होता है। उसके बाद देखेंगे त वर्ग आता है, त वर्ग में जो 5 वर्ड हैं उनका उच्चारण स्थान दंत होता है। इसके बाद ओष्ठ याद रख लीजिए, प वर्ग में जो 5 वर्ड हैं इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो यह आपको याद रखने हैं। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो शुद्ध शब्द होता है वह पैतृक होता है, पैतृक देखेंगे दिया गया है बी वाले में, तो बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में देखेंगे जो आपके ऑप्शन नंबर बी में अनुगृहित लिखा गया है, इसकी जो वर्तनी है यह शुद्ध है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है 12 बरस लौ कुकर जीवै और 13 लौ जिय सियार, यह पंक्ति किसकी है, तो यह जो पंक्ति है वह जगनिक की है, जगनिक डी वाले में दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से अखिलेश हो जाएंगे, अखिलेश दिया गया है डी वाले में, तो डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि सामाजिक शब्द में जो मूल शब्द और प्रत्यय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सामाजिक जो शब्द है इसमें मूल जो शब्द है वह समाज है, और जो प्रत्यय के बारे में तो आप जानते ही हैं कि शब्दों के लास्ट में लगे होते हैं, तो इसमें प्रत्यय जो क्या होगा, इक हो जाएगा। समाज और इक दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी अगर सी में देखेंगे तो सी में भी सेम चीज़ें लिख दिया गया है, तो यह भी आपका सेम ही है, तो कोई एक को ट्रिक कर लीजिएगा, एग्जाम में कोई एक ही आएगा। अगला है कि हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए वाला है, ए वाला राइट आंसर है, क्योंकि हिंदी भाषा में कुल आपकी यहाँ पे बोलियां पूछा गया है, तो ये आपकी 18 हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। और अगर वहीं पे एक प्रश्न आपका अलग होता है कि जो भारतीय संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो वह 22 भाषा है, वह अलग है। यहाँ पे हिंदी की बात किया गया है, तो 18 है। बाकी नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो देखिए मौखिक अभिव्यक्ति है उसका रूप आशु भाषण होता है, जो कि डी में दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे चौराहा शब्द में समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चौराहा में देखेंगे पहला पद आपका संख्यावाची, तो द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। क्षेत्रीय शब्द में गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया, सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी उनके द्वारा लिखा गया है कि वीरों का कैसा हो वसंत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा जो झांसी की रानी एक कविता है, और उस कविता के लेखक हैं वह सुभद्रा कुमारी चौहान ही है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे सूरसागर किस भाषा की रचना है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सूरसागर की बात किया गया है, तो सूरसागर ब्रजभाषा की रचना है, ब्रजभाषा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो मॉरिशस है ना, मॉरिशस में यहाँ पे जो हिंदी भाषा है उसका प्रयोग होता है, लिखने में भी और बोलने में भी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, बहुत सिंपल है और इसमें विसर्ग संधि है। तो जल्दी से प्रयास करिए और विसर्ग एक ही में दिया गया है, तो सी वाला राइट आंसर है। निष्कपट का यहाँ पे जो संधि विच्छेद होगा नेदन कपट हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है। तो यहाँ पे इसका आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे हो जाएगा मुझसे उठा नहीं गया, भाव के अनुसार क्रिया लगी हुई है, तो यहाँ पे भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो तो वह हो जाएगा अप्रत्याशित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके आगे भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए यूपी टेट एग्जाम के बारे में। तो यूपी टेट एग्जाम 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है। सभी लोग अपना एडमिट कार्ड देख चुके हैं और यूपी टेट एग्जाम में आप लोग देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 150 मिनट मिलेंगे, 150 नंबर का एग्जाम होगा। और अगर आपकी कास्ट जनरल रहेगी 90 नंबर पासिंग मार्क रहेगा, ओबीसी SC ST से रहेंगे तो 82 नंबर पर आप लोग पास हो जाएंगे। और यूपी टेट एग्जाम की बहुत अच्छी बात कि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको देखने को मिल जाते हैं। लगभग आप लोग देखेंगे 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने को मिल जाएंगे। तो चाहे कोई सब्जेक्ट हो, जैसे सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आता है, लगभग 20 से 22 प्रश्न देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से कहीं न कहीं मैच कर जाते हैं। इसी तरीके से हिंदी है, संस्कृत है, उसमें भी 30 प्रश्न होते हैं। 30 में देखेंगे लगभग 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से मैच कर जाता है। और इसी तरीके से सोशल साइंस है, मैथ साइंस है, प्राइमरी का ईवीएस मैथ है, उसमें 60 प्रश्न पूछा जाता है, उसमें भी 40 से 42 प्रश्न लगभग मैच होने के पूरे चांसेज रहते हैं। तो आप लोग यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है, बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी चाहेंगे तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितने एग्जाम हुए सब के सब पेपर आपको मिलेंगे। पूरे 12 साल के पेपर रहेंगे, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सारे सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और प्राइमरी का ईवीएस मैथ और जो आपका जूनियर है उसमें साइंस मैथ भी रहेगा। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है और इसी व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ लिख दीजिए, आपको लिखना है इसी व्हाट्सएप नंबर पे लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मिश्र वाक्य की बात किया गया है तो आपको भी पता है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला तो आपका सरल या साधारण वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त वाक्य होता है, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य की बात किया गया है तो यहाँ पर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि अकाल का पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अकाल का पर्यायवाची की बात किया गया, अकाल का पर्यायवाची हो जाएगा दुर्भिक्ष हो जाएगा, दुर्भिक्ष हो जाएगा और सी वाला राइट आंसर। अकाल के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे जो आपका यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, जब भूखमरी आ जाती है, जब दुष्काल चल रहा होता है, अभाव होता है, तो उसी को बोलते हैं अकाल। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 51 से लेकर के 55 तक दिए गए गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छांटना है। जो यहाँ पे गद्यांश दिया रहता है, गद्यांश को ध्यान से आपको पढ़ना रहता है, उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर करने रहते हैं सभी प्रश्नों के। तो ध्यान से जो गद्यांश है उसको आप लोग देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आंसर करेंगे। तो पहला है कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और श्रुति धर्म अगर यहाँ पे जो पूरा गद्यांश है अगर उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि वैदिक धर्म के बारे में बताया गया था श्रुति धर्म को। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। यहाँ पर देखेंगे लिखा भी गया श्रुति की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो यहीं से आप लोग देख लेंगे कि वैदिक धर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर है।
अगला है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। आपको अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो गद्यांश दिया गया गद्यांश से ही देख करके सिर्फ उत्तर को ट्रैक करना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बुद्धत्व कब प्राप्त किए थे अवस्था के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग जो गद्यांश रहेगा गद्यांश में अच्छी तरीके से खोज लीजिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, तो यही 35 वर्ष आप लोग ट्रिक कर देंगे। तो यहाँ पे 35 वर्ष देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, बी वाले में दिया गया है, बी वाला आपका राइट आंसर है। इसी तरीके से सभी लोग गद्यांश वाला प्रश्न करेंगे और बहुत अच्छा नंबर आप लोग लाएंगे। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि है। स्वधन छंद से बनता है स्वच्छंद, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, डी वाला राइट आंसर है। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसके लिए भी गद्यांश है, गद्यांश पढ़ लीजिएगा, ऊपर ही गद्यांश आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में हुआ था। महावीर जो स्वामी है उनका जन्म वैशाली में हुआ था। गद्यांश में देखेंगे बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, जिससे आपको यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इस तरह से गद्यांश रहता है, गद्यांश आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से जो गद्यांश रहता है, गद्यांश को आप लोग देख लेंगे तो इसमें आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वैशाली में जन्म लिया, पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तो भावार्थ के साथ सब समझ में आएगा। और यहाँ पे लिखा गया वैशाली में जन्म लिया, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो वैशाली को ट्रिक कर दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से एग्जाम में आप लोग कर पाएंगे। तो बी वाला आपका राइट आंसर है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसके लिए गद्यांश देखने की जरूरत है नहीं, इसको डायरेक्ट कर दीजिएगा। जैसे घुमक्कड़ दिया गया, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय के बारे में जानते हैं कि शब्दों के अंत में लगे होते हैं, तो घुमक्कड़ में लास्ट में आपका अक्कड़ हो जाएगा, अक्कड़ दिया गया सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। किरकिरी का मतलब होता है किरकिरी, किरकिरी का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे कि अप्रिय लगना, अप्रिय लगना, सी वाला आपका राइट आंसर है। शून्य का समास रूप क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। शून्य का यहाँ पे हो जाएगा शून्य हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। यहाँ पे शून्य का, यहाँ पे देखेंगे इसमें बहुत मिस्टेक कर दिया गया लिखने में, टाइप करने में, और यहाँ पे है कि शून्य का तत्सम रूप क्या है, तत्सम रहना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे लिखने में त्रुटि हुई है, बाकी बिल्कुल सही है और यह ओरिजिनल पेपर के ही प्रश्न हैं। समास का विलोम क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, समास का जो विलोम होता है वह व्यास होता है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा परिमाण बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है यहाँ पे न दिया गया है और उसका उच्चारण स्थान पूछ लिया गया, तो बहुत ईजी है, सब लोग कर लेंगे। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा नासिक के हो जाएगा, नासिक के हो जाएगा, नासिक के दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आप लोग यहाँ से ले भी सकते हैं, इसको यहाँ पर देखेंगे जो यूपीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है इसको ले सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके सिर्फ 30 रुपये में परचेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।